हो गई है रिकॉर्डिंग। तो आज का टॉपिक है प्रोबिटी, PROBITY, प्रोबिटी। प्रोबिटी इन गवर्नेंस। प्रोबिटी की जो हिंदी है वो है सुचिता। सुचिता गवर्नेंस में, शासन में सुचिता। प्रोबिटी इन गवर्नेंस। तो जो जो समझ में आए वो लिखते चलो, जो जरूरी लगे। प्रोबिटी की मैंने हिंदी बताई सुचिता। सुचिता या प्रोबिटी का, और अगर मैं सरल करना चाहूं तो प्रोबिटी या शुचिता का मतलब है पवित्रता, प्योरिटी। ठीक है। प्योरिटी से क्या मतलब होता है, या इसका रियल वर्ड पकड़ें, प्रोबिटी इन गवर्नेंस में प्रोबिटी से क्या मतलब है, पवित्रता से क्या मतलब है। तो अगर मैं बहुत ही आसान ढंग से कहना चाहूं तो प्रोबिटी का मतलब होगा वो आइडियल कंडीशन जो होनी चाहिए। कैसे हम जाने हर चीज की आइडियल कंडीशन? तो इसके लिए मैं हमेशा ही एक एग्जाम्पल देता रहा हूं पिछले कई सालों से, 3-4 सालों से वही फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर मुझे जानना है कि गंगा जो रिवर है, गंगा नदी है, उसकी शुचिता, उसकी प्रोबिटी मुझे अगर देखनी है तो इसका बहुत आसान तरीका यह है कि गंगा का जहां उद्गम है, जहां से गंगा ओरिजिनेट हो रही है, लेट से गंगोत्री, वहां का मैं पानी की क्वालिटी देख लूं, उसको मैं बना लूं कि ये हो गया आपका बेंचमार्क प्रोबिटी का, प्योरिटी का, पवित्रता का, आइडियल कंडीशन का, आदर्श दशा का। और फिर मैं जहां से कंपेयर कर रहा हूं वहां का पानी लूं और उसको देख लूं। तो मान लो मैंने गंगोत्री जहां पे ओरिजिन है वो पानी लिया, और मुझे देखना है कि इसकी प्रोबिटी, इसकी प्योरिटी, इसकी आइडियल कंडीशन है या नहीं। कानपुर का भी एक लिया मैंने, कानपुर का सैंपल लिया और मिलाया, तो देखा कि भाई इतने परसेंट ये डेटोरिएट हो गया है, इसमें अशुद्धता मिल गई है, इसमें इम्प्योरिटी आ गई है डिफरेंट टाइप की, और मुझे पता चल गया। ऐसा ही हमें गवर्नेंस के लिए देखना है। हमें ये देखना होगा कि जो अभी गवर्नेंस है, गवर्नेंस में सब कुछ शामिल है। गवर्नेंस में गवर्नमेंट शामिल है, गवर्नेंस में हमारा ब्यूरोक्रेसी शामिल है, सब कुछ शामिल है। तो उसकी प्योरिटी, उसकी प्रोबिटी चेक करने का मतलब है हमें सेम कुछ वैसा ही देखना होगा कि शासन में, गवर्नमेंट में आदर्श राज्य का क्या मतलब है। एक आइडियल स्टेट मींस व्हाट, कैसा होना चाहिए आइडियल स्टेट, क्योंकि आइडियलिज्म ही तो हम तलाश रहे हैं प्रोबिटी में। अब आइडियल स्टेट के कॉन्सेप्ट दुनिया भर में अलग अलग हो सकते हैं। भारत की बात करें तो हमने आइडियल स्टेट के तौर पर डेमोक्रेसी को, रिपब्लिकनिज्म को एक्सेप्ट किया, तो हम अपनी ही बात कर ले रहे हैं। तो हमारा जो आदर्श है, हमारा जो आइडियल स्टेट की जो कॉन्सेप्ट है, जो उसकी फिनोमेना है, जो उसकी अवधारणा है, वो है लोकतंत्र और गणराज्य होना, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। और मोटे तौर पे वही बात जो मैं बार बार कहता हूँ, इंडियन प्रियम्बल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी क्या है, वो आदर्श अवस्था क्या है। फिर हम देख लेंगे कि रियल सेंस में जब हम देखेंगे अलग अलग जगहों पे, गाजियाबाद में, गोरखपुर में, त्रिची में, भोपाल में, अलग अलग जगह, दिल्ली में, कि क्या उससे वो जो गंगोत्री थी,
जो हमने बेंचमार्क बनाया था उसके वो कितना पास या कितनी दूर है, और हमें पता चल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी है या नहीं, या कितना इसमें ये डाइवर्ट हो रही है। तो अभी तक मैंने छोटी सी बात बताई, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। पढ़ना है हमें, हमारा जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, ये सेकंड लास्ट टॉपिक है वैसे अगर हम सीरीज से देखें तो। इसके बाद कल या परसों की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे, और ये सिलेबस में जुड़ा है पेपर 4 2013 से, तो 13 का और 14 के क्वेश्चंस आप लोग हैं तो ठीक है, वरना मुझे आप लोग दोपहर में कल याद दिलाना, मैसेज कर देना, मैं अपलोड कर दूंगा। उन क्वेश्चंस को देखेंगे 2 बार 4 बार 5 बार, समझने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ आप पढ़ चुके हैं, जब आपको लगे कि आप लिखने लायक हो गए हैं तो उन प्रश्नों को थ्योरेटिकल, अभी केस स्टडी छोड़ देंगे तो 50% ही देखना है अभी आपको, उन क्वेश्चंस को मुझे लिख के भेजेंगे, सब लोग भेजेंगे जो भी सुन रहे हैं, क्लास जो कर रहे हैं, और उसके बाद मैं एक क्लास करके एक एक प्रश्न को सॉल्व करूंगा, बोलूंगा, और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट और लिखने के तरीके पे बात करूंगा। तो पहले आप लोग लिख के दिखा दो, फिर उससे आप लोग बेंचमार्क बना के उसको जो मैं बताऊं उससे आप खुद से चेक कर सकते हो और देख सकते हो कितना डिटेल है आप। तो अभी हम प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस जो चैप्टर है इसमें मैंने प्रोबेबिलिटी का मतलब बताया। प्रोबेबिलिटी का मतलब बताया वो आइडियल कंडीशन जिसमें वो बेंचमार्क, हिंदी बताई इसकी शुचिता, शुचिता का मतलब बताया पवित्रता, प्योरिटी, या आइडियल कंडीशन। और आइडियल कंडीशन जानने के लिए हमें कुछ बेंचमार्क बनाने होंगे और उससे हम उसको कंपेयर करके हम जान पाएंगे। और अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमारा बेंचमार्क ऑफ कोर्स हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर हम उसके संक्षेप में बात करें, उसके बहुत ही उसके मेन एसेंस की बात करें तो एसेंस दिखाई देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। तो वहां से मिलती है हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जो बताती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। शुरुआत होता है, तो जो टेक्स्ट है उसकी शुरुआत ही जो होती है, सबको याद है ना प्रियम्बल? Yes, sir. सुनाओ जल्दी से। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute into sovereign, socialist, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, uh, liberty of expression, thought, belief, faith, and worship, ठीक है, equality of तो opportunity, इतने से and हमने ये जाना कि इसमें सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमें यहीं से कंपेयर कर लेनी है। शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जो कि सबसे पहला, सबसे पहली बात, सबसे पहले जो बताती है कि सॉवरेटी किसके पास है, कौन सॉवरेन होगा, संप्रभुता किसके पास है, तो वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं उनके पास मोटे तौर पे। तो ये तो हो गई, एक स्केल हो गया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी बता रहा है। फिर हम देखते हैं, इसको देखेंगे, सैंपल लेंगे भारत में रियल सेंस में, और देखेंगे क्या सॉवरेनिटी वी द पीपल ऑफ इंडिया के पास है। अगर है तो प्रोबेबिलिटी का जो स्केल है वो बिल्कुल ठीक है, नहीं है तो देखेंगे कितना डाइवर्ट है और क्यों डाइवर्ट है, और उसमें किस तरह से सुधार लाया जा सकता है। तो ये पूरा पेपर एक्चुअल में पवेड का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बन सकता है, जो कि पॉलिटिकल साइंस का एक अपना एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। पॉलिटिकल साइंस एक बहुत बड़ा डोमेन है, उसका एक छोटा मोटा पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और पॉलिटिकल साइंस का जो सप्लायर है वैल्यूज का,
वो ऑफ कोर्स पॉलिटिकल फिलॉसफी है। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी से हमें पता चला कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अपनी मोरालिटी बनाई, और उसमें हमने कुछ स्टेटमेंट कहे। शुरुआत हुई वी द पीपल ऑफ इंडिया से। तो प्रोविटी का स्केल हो गया वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब भी हम सॉवरेनिटी को, संप्रभुता का आंकलन करेंगे, जब उसका स्केलिंग करेंगे, तो देखेंगे कि सॉवरेनिटी जो लिखा पढ़ी में है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वही है क्या व्यवहार में? है तो ठीक है, वो सुधार की जरूरत ही नहीं है। बट आपको पता है समस्या तो है ही। इसी तरह हम देखेंगे, प्रियम्बल में हमने पढ़ा, अभी रवि ने सुनाया भी, हम अपने जो प्रियम्बल है वो बताता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत होगा। तो डेमोक्रेसी पे तो हम 50 बार बात कर चुके हैं, रिपब्लिक पे भी बात कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार जानना चाहूंगा, ताकि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मॉरलिटी समझाना चाह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी या प्रोबिटी, वो मैं और अच्छे से समझा पाऊंगा। तो जल्दी से बताओ, रिपब्लिक होने का क्या मतलब है, अगर मुझे कम शब्दों में बताना है, मिनिमम वर्ड्स में, और मैं बता रहा हूँ कि कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रिपब्लिक कह रहा है अपने आप को, मीन्स क्या कह रहा है वो? So कोई हाथ? when our head of the state, sorry, तो साक्षी जल्दी से बताओ। सर रिपब्लिक जिसमें हम इलेक्शन द्वारा अपने लीडर को, हेड को चुनते हैं। कौन? हम्म ठीक जनता है, द्वारा हम चुनते हैं उन्हें, अपने लीडर को इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट करते ठीक है। हैं। और कुछ? ठीक है विक्रम। so when head of the state is elected, ठीक है, आंचल ने भी हाथ खड़ा किया। हाँ आंचल बताओ जल्दी से। सर वो गलती से हो गया था, बट अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड ठीक है, representative. ठीक है। कोई इसके अलावा किसी के पास बात है, इस रिपीटेशन के अलावा? तो वो खाली हाथ खड़ा करे, अगर कॉमन आंसर है तो जरूरत नहीं है। ठीक है, अभिनव बताओ। सर रिपब्लिक का एक मीनिंग है, हो सकता है मतलब कि जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल, नॉट टू एनी चलिए इंडिविजुअल। ठीक है, मुझे लग रहा है वही की बात कह रहे हैं आप लोग। ठीक है, एक ही चीज का एक ही, एथिक्स का कोई एक ही मतलब थोड़ा ना मैंने बताया आपको। जब मैं एथिक्स पढ़ाया, शुरुआत की मैंने, तो आपको एथिक्स के कम से कम 10 मतलब बताए। और 10 मतलब बताने का मतलब है कि रिलेवेंसी के अकॉर्डिंग उसको यूज करें। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है, जब मैं रिपब्लिक कह रहा हूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कभी भी 2-3 लोग हैं, कुछ नई बात है इनके पास शायद। बताओ रोहिणी। जल्दी से माइक ऑन किया करो, बताओ। माइक ऑफ है तुम्हारा, शायद तुम बोल रही हो। रोहिणी, रत्ना। तो इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, मतलब जो भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं वो सबके लिए ओपन है। चलो ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, आप हैंड डाउन कर लीजिए सब लोग। रिपब्लिक का मतलब है, एक मतलब है, और जो यहाँ ज्यादा रिलेवेंट है, बर्थ अब इंपॉर्टेंट नहीं है। रिपब्लिक का मतलब है, बाकी जो बातें कह रहे हैं वो पॉलिटिकल हिसाब से सही है, हेड ऑफ द स्टेट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पब्लिक चुनेगी, वो ठीक है अपनी जगह। बट एक रिलेवेंट मतलब ये है रिपब्लिक होने का, गणराज्य होने का, ध्यान से सुने आप लोग, कि अब बर्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि हजारों साल से फ्यूडल सिस्टम था, और उससे पहले दूसरे जो भी सिस्टम थे, उसमें आपके लिए आपकी जो सबसे रियल पहचान थी, वो स्टार्ट कहाँ से होती है, किससे पहचान होती थी? बर्थ से। कहाँ जन्म हुआ है आपका, आप किस खानदान में, किस, अब वो उसकी क्या वैल्यू है, वो इंपॉर्टेंट है। आप इलीट क्लास में जन्म हुआ है, आपका जन्म किसी स्लेव क्लास में हुआ है,
और जहां भी हुआ है जन्म से तय होगा सब कुछ। रिपब्लिक होने का मतलब है बर्थ से आपकी ना तो लिमिटेशंस बनेंगे ना प्रिविलेजेस बनेंगे। बर्थ वाले प्रिविलेजेस खत्म। मेरी बात समझे सब लोग? जल्दी से बताओ। यस सर। जी सर। तो हजारों साल से दुनिया भर की जो सिस्टम था, उस सिस्टम में ये था कि आपकी पहचान आपके जन्म से तय होती है। आपके प्रिविलेजेस, आपके रिस्ट्रिक्शंस, आपका होना, जो भी है, जो भी आपके पास है वो जन्म से तय है। और जन्म से जो भी चीज तय है उसको आप बदल नहीं सकते, कोई तरीका नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आप अयोग्य हैं तो आप योग्यता हासिल कर सकते हैं। मैं बताऊं कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आती और आपको लगता है कि आनी चाहिए, तो हासिल की जा सकती है। इसमें क्या, कौन सी बड़ी बात है। बट मैं आपसे कहूं कुछ ऐसी बात जो जन्म से ही तय होती हो, आपका जो डिटर्मिनेशन है वो आपके जन्म पे ना हो, दूसरी चीजों पर हो, आपकी योग्यता पर, आपकी एबिलिटी पर, आपकी काबिलियत पर, तो रिपब्लिक का एक मतलब ये है। एथिक्स में यही मतलब है। और इसी के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ कि बर्थ जो कि हमारे हाथ में है ही नहीं, उसकी वजह से कुछ लोगों को प्रिविलेज और बाकी लोगों को अंडर प्रिविलेज हो जाते हैं। ये बात ठीक नहीं है। मेल होना, फीमेल होना, गरीब होना, अमीर होना, फलाना के यहाँ पैदा होना, कहाँ पैदा होना, ये तो इसके बेस पर हजारों साल से दुनिया चली। ये ना होना रिपब्लिक होना है। बाकी बातें उसमें पॉलिटी में बात करेंगे तो पॉलिटिकल अंदाज में करेंगे। पॉलिटिकल अंदाज क्या है कि हम फिर वहां किसी पोस्ट की बात कर रहे होंगे, किसी पॉलिटिकल पोस्ट की बात कर रहे होंगे, तो ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट। बट फिलोसफिकल ढंग से जो हम बात करेंगे, फिलोसफी में बात करेंगे, तो रिपब्लिक का मतलब बर्थ से ना तो आप प्रिविलेज्ड होंगे और ना ही आप किसी चीज से रिस्ट्रिक्टेड होंगे। वो मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, थर्ड जेंडर होते हैं, ब्लैक होते हैं, व्हाइट होते हैं, अब कुछ भी होते हैं, बर्थ वाला मैटर मैटर ही नहीं करता। तो अब हम देखेंगे कि भारत को क्या, हमने भारत में जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो क्या प्रोविटी है? डेमोक्रेसी, पहली बात मैंने कहा कि सॉवरेनिटी किसके पास है? आपके पास रटे रटाए फ्रेमवर्क हैं प्रियम्बल के, उनसे एक एक चीज को देख लेंगे। बाकी चीज आप समझते ही हैं, सोशल जस्टिस है या नहीं, स्टेटस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस सबका कॉमन है या इक्वल है या नहीं, वगैरह वगैरह, जो भी प्रियम्बल है, मैं दोहरा नहीं रहा। तो ये तय करना, इसकी स्केल करना प्रोविटी इन गवर्नेंस का सब्जेक्ट मैटर है। मेरे ख्याल से आप मोटे तौर पे समझ गए होंगे। तो जब हम शासन की बात करेंगे, गवर्नमेंट की बात करेंगे, तो गवर्नमेंट का मतलब, सरकार जो हम कहते हैं, सरकार का मतलब वही 3 ऑर्गन है, पता ही है आपको। हम बात करते हैं जो रूल रेगुलेशन बना रहे हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एक अलग बात हो गई वो। बट जो प्रैक्टिकल में है, जो मूर्त रूप में है, जो कॉन्क्रीट फॉर्म में है, जो प्रैक्टिकल फॉर्म में है, वो है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो मॉरलिटी है, उसमें जो गैप को ढूंढने का काम या देखने का काम प्रोविटी इन गवर्नेंस है। तो जब हम सरकार या गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो 3 इसके ऑर्गन्स हैं। उन अलग अलग ऑर्गन्स, जैसे एक ऑर्गन है विधायिका, लेजिस्लेशन, दूसरा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो जब हम विधायिका की बात कर रहे हैं, लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, तो उससे बनते हैं हमारे पार्लियामेंटेरियंस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद हमारे। कार्यपालिका की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं मंत्रियों की या ब्यूरोक्रेट्स की। न्यायपालिका की बात कर रहे हैं तो हम जजेस की बात कर रहे हैं। ये जजेस, ये मंत्री या ब्यूरोक्रेट्स या सांसद, क्या जो मॉरलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे?
ये प्रॉपर्टी देखेगा। पर इसी से मिलता जुलता एक शब्द है इंटीग्रिटी, जिसपे हम शायद एक बार बात कर चुके हैं। इंटीग्रिटी का चैप्टर पढ़ा चुका हूं ना शायद मैं, बताओ रोहिणी। यस सर, बात हो चुकी है। हाँ हो चुके। तो इंटीग्रिटी इससे मिलता जुलता है, बट इसमें फर्क है, हम देखेंगे। अभिनव बताओ इंटीग्रिटी का मतलब क्या है एक लाइन में। सर, अवॉइडिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सेल्फ इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट। राइट, ठीक है। कोई और बताना चाहे कुछ नए वर्ड्स में बताना? बिल्कुल ठीक बताया उन्होंने, पर कोई वर्ड्स चेंज करके बताना चाहे? एब्सेंस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। तो बिल्कुल ठीक है, सारी बातें ठीक है। तो इंटीग्रिटी का मतलब था अनडिवाइडेड लॉयलिटी। अनडिवाइडेड लॉयलिटी, जो मेरी लॉयलिटी है, मेरी जो सत्यनिष्ठा है, लॉयलनेस होना, ये तो हम सब समझते ही होंगे, वो अनडिवाइडेड होनी चाहिए। और हमारे लिए नॉर्म्स ऑलरेडी ऑफ कोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन। तो टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन अनडिवाइडेड लॉयलिटी, अगर ये है हमारे सरकार में, सरकारों में, सरकार का मतलब वही तीन जो उसके अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव बॉडी और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल बॉडी, जिनको रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्क्रीट फॉर्म में हमारे सांसद, मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स एंड जजेस, वो अगर इंटीग्रेटेड हैं, उनके अंदर इंटीग्रिटी, अनडिवाइडेड लॉयल्टी टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स है, तो दे आर इंटीग्रिटी है। इन शॉर्ट मैं क्या समझाना चाह रहा हूं इतनी देर में, सरकार चलाने वाली जो सरकार चलाने वाली जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, यदि व्यक्तियों में प्योरिटी होगी, अगर वो व्यक्ति, जो लोग, जो पर्सन्स जो सरकार चला रहे हैं, तीनों ही ऑर्गन्स चला रहे हैं, अगर उनके अंदर प्योरिटी होगी तो आइडियल नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, तब वो कहलाएंगे प्रोबिटी है उनमें, शुचिता है, पवित्रता है, आदर्श दशा है उनमें। तो सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रिटी और ईमानदारी, ऑनेस्टी साधन है और शुचिता साध्य है। लिखो जल्दी से एक लाइन, प्रोबिटी इज आउटकम ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। प्रोबिटी इज आउटकम ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। हम प्रोबिटी की तरह से वर्क करेंगे, आउटकम होगा अगर हम, हमारे अंदर इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के एलिमेंट हैं। तो साधन और साध्य का फर्क है, दैट मीन्स एंड एंड का फर्क है। एंड है प्रोबिटी, मीन्स है इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, सत्यनिष्ठा तथा ईमानदारी। तो अगर मैं अनडिवाइडेड लॉयल्टी के साथ, और ये लॉयल्टी कॉन्फ्लिक्ट कर सकती है, मेरा झुकाव मेरे पर्सनल ग्रोथ में हो सकता है, और हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन से वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो। जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल, अभी मैंने जितने पोस्ट बताए वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बताए, या जो मेरी वैल्यूज हैं, मॉरलिटी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात की, तो फिर मैं इंटीग्रेटेड नहीं हूं। मेरी इंटीग्रिटी अनडिवाइडेड लॉयल्टी है टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। अगर मैं ऐसा करता हूं तो साधन के तौर पर, और उससे जो सधेगा, जो इससे लक्ष्य प्राप्त होगा, एंड मिलेगा, वो एंड होगा या आउटकम होगा, उसे कहेंगे प्रोबिटी, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। पूरी तरह से समझ गए आप लोग इस बात को? बताओ, कुछ पूछना है जल्दी से पूछो। ऑल क्लियर? ठीक है। Yes. तो प्रोबिटी, प्योरिटी, प्योर तो हम, तो रिलेटिव टर्म है। स्केल, स्केल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, मॉरलिटी। इंटीग्रिटी उसका साधन, उसका मींस, आउटकम प्रोबिटी। अब देखते हैं कि प्रोबिटी, तो अब एक काम करो, एग्जाम में भी ये काम कर सकते हो, 3 गोले बना लो। स्क्रीन शेयर अभी हो नहीं रही है, और उसकी शायद जरूरत भी नहीं है, समझाना ही मेरा मेन काम है।
3 गोले बनाओ। पहला जो सर्किल बनाओ उसमें हम आइडियल्स प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। तो लिख लो उसके अंदर एक बड़ा सा गोला बनाओ, 3 गोले बनाने हैं और 3 अलग अलग हम तरह से इसको देख सकते हैं। और एग्जाम में भी आप क्वेश्चन की रेलेवेंस के अकॉर्डिंग पिक्टोग्राफी करेंगे, पिक्चर्स के थ्रू समझाएंगे, तो वो देखने में और क्लैरिटी ज़्यादा रहेगी। पहली बात तो आपके अभी रिवीजन में क्लैरिटी रहेगी। तो 3 गोले बनाओ, पहले ही गोले में बनाओ, लिखो अंदर उसके लिखो प्रोबेबिलिटी, दैट इज आइडियल्स, मतलब जैसा शासन होना चाहिए, मतलब एंड साध्य कैसा होगा। तो हम देखेंगे, वो नॉर्म्स क्रिएट करेंगे, उसमें 4-5 नॉर्म्स बताऊंगा मैं। दूसरा गोला बनाओ थोड़ा हटके, दूसरा सर्किल बनाइए, इंटीग्रिटी या वैल्यूज, या यूं कहो इसमें इसके नीचे लिख दो, जैसे पहले के नीचे लिखा एंड साध्य, शासन कैसा होना चाहिए, वो वाला पहला वाला गोला बनाया था आपने। दूसरा बनाओ प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या कहाँ कहाँ इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम है। और तीसरा अंतिम जो सर्किल बनाइए वो सॉल्यूशंस का बनाइए, क्योंकि हम प्रॉब्लम खाली क्रिएट करेंगे, सॉल्यूशन तो कुछ ना कुछ बताएंगे ना। तो इस तरह से आप इसका एक बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, प्रियम्बल आपको रटा हुआ ही है। पहले वाले जो सर्किल है प्रोबेबिलिटी यानी कि आइडियल्स, शासन कैसा होना चाहिए, वो सब कुछ प्रियम्बल से आ जाएगा। तो प्रियम्बल से एक नॉर्म्स आएंगे शुरुआत से ही, वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट करते हैं। तो लिखो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब सॉवरेंटी किसके पास है, इंडिया में कौन है सॉवरेन। लोग पब्लिक। तो एक पॉइंट इसमें लिखो पहले वाले सर्किल में, पब्लिक सॉवरेनिटी। ये आइडियल्स हैं, अभी हम देखते हैं है या नहीं। आइडियल्स है पब्लिक सॉवरेनिटी। दूसरा हमारा रिपब्लिक होना या डेमोक्रेटिक होना, दोनों ही लिख लो, रिपब्लिक डेमोक्रेसी, और अलग अलग लिख लो बल्कि, जो मतलब आप समझ ही गए हैं। तो अगला हम, मैं ऐसे ही रैंडम बता रहा हूं, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फर्टर्निटी, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये हम 4-5-6 कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात कर सकते हैं, जो होने चाहिए। वही बात, गंगा का जो हमने पानी लिया उसकी पवित्रता जांचने के लिए, प्योरिटी जांचने के लिए, तो वो उद्गम से ही ले लिया, जहां से इसका स्टार्टिंग होती है। फिर जहां का भी लेना है तो दूसरा सैंपल हम दूसरी जगह का ले लेंगे, हरिद्वार में कैसी है, कानपुर में कैसी है, फिर इलाहाबाद या बनारस में कैसी, पटना में, तो हम वो हर जगह देख पाएंगे। तो आप आइडियल्स लिख लीजिए, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, फेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, और सबसे पहले पब्लिक सोवरेनिटी। ये है हमारे एंड, ये है हमारी प्रोबेबिलिटी, ये है हमारे आइडियल्स, ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड। और हमें यही बताना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमें गवर्नेंस में देखनी है। गंगा का पानी तो मैं एग्जाम्पल समझाने के लिए खाली कह रहा हूं। तो अगर इन सब चीजों में प्रोबेबिलिटी है तो गवर्नेंस हमारी अच्छी है, पवित्र है, शुद्ध है, उसके अंदर शुचिता है। बट हमें पता है जो ऊपर जितनी बातें कही हैं 5-7 उसमें से एक भी नहीं है, आइडियल फॉर्म में एक भी नहीं है। तो यही है प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम देखते हैं, पहली प्रॉब्लम देखते हैं पहले आइडियल से। सबसे पहले आपने लिखा होगा पब्लिक सॉवरेनिटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम देखेंगे ये सही मायने में भारत की जनता सॉवरेन नहीं है। हम अपनी सॉवरेनिटी का इस्तेमाल करते हैं और अपने एरिया से जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है
उससे अपना रिप्रेजेंटेटिव, मैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो अपना रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के तौर पर भेज देते हैं। तो हमारी सॉवरेंटी देखी जाए तो बस कुल इतनी ही है कि हम चुन लेते हैं, और हमारे सॉवरेंटी का रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल फॉर्म में हमारा रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करता है एक्चुअल में। तो कुल मिला के हमारी जो डेमोक्रेसी है, जिसमें सॉवरेंटी को की का एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्लिसिट होती है इलेक्शन से। जो हम चुनते हैं वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके थ्रू हम सॉवरेन कहलाते हैं, क्योंकि हम ही ने चुना है उन्हें, वी द पीपल ऑफ इंडिया। बट क्या जिनको हम चुन रहे हैं और अपनी सॉवरेंटी चुन के उनको दे दे रहे हैं, वो जाके नियम बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, और वो आते हैं इलेक्शन से। तो डेमोक्रेसी का जो, या पब्लिक सॉवरेंटी का जो बेस स्टार्ट होता है वो इलेक्शन से होता है, और इलेक्शन हमारे इलेक्शन में कहीं भी प्रोविटी नहीं है। तो प्रॉब्लम देखेंगे, शुरुआत ही होती है इलेक्शन से। कैसे प्रोविटी नहीं है? हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया क्योंकि हम रिपब्लिक भी हैं। कोई भी जो एक निश्चित उम्र पूरी कर ले रहा है और कुछ छोटे मोटे नॉर्म्स हैं, और वो नॉर्म्स भारत का हर एक नागरिक पूरा कर सकता है। उन नॉर्म्स को पूरा कर रहे हैं। लेट से लोकसभा की बात करें तो पागल दिवालिया ना हो, 25 साल की एज पूरी कर चुका हो भारत का नागरिक हो, मोटे तौर पे यही है ना। तो आज जो नहीं है वो कल को 25 साल का हो जाएगा, कम है तो हम कहने का मतलब इस तरह से हमने सॉवरेंटी को रखा है। बट इलेक्शन लड़ सकता है वो, और वो रिप्रेजेंट करेगा, इसमें बहुत भयंकर, बीच में बहुत सारे झंझट हैं। मेरी सॉवरेंटी, मैं इलेक्शन लड़ना चाहूं तो मुझे लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए 5 से 10 करोड़ रुपए ऐसे चाहिए, जो मैं ऐसे मजाक में बार बार कहता हूं, जिसमें मैं आग लगा सकूं। क्योंकि अगर 5-7 कैंडिडेट खड़े हैं, एक से ज्यादा भी खड़े हैं, 2 भी खड़े हैं, तो जीतेगा तो एक ही। तो जो हारेगा उसने जो भी पैसा लगाया, पैसा फिर बेकार जाएगा, क्योंकि पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है हमने पूरी जो व्यवस्था बनाई उसमें इतना प्रचार और इसमें ये करना है वो करना है। तो मैं रियल कैंडिडेट हूं ही नहीं अगर मैं पैसा 5-7 करोड़ रुपए खर्च नहीं करता। बट जीतने के चांसेस तो सबके हैं ही नहीं, एक ही जीतेगा। तो उस तरह का इलेक्शन जिससे हम अपनी सॉवरेंटी तय करते हैं, वही प्योर नहीं है, उसी में प्रोविटी नहीं है। तो ऐसे कौन लोग होंगे पूरे भारत में? तो जैसे कि लोकसभा का चुनाव भारत का हर एक नागरिक या तो लड़ सकता है, या उसमें पॉसिबिलिटी है, या पॉसिबिलिटी हो जाएगी। बट जैसे ही हमने एक फैक्टर जोड़ा, 5 करोड़ रुपए में आग लगाने वाली, क्योंकि हारने का मतलब आग ही लगाना है, हाथ में कुछ आएगा थोड़ी ना, अगर हार ही गए तो अब हमने तुरंत कह दिया कि फिर कुछ एक हजार लोग बच गए जो ऐसा कर पाएंगे। तो करोड़ों लोगों में लेट से 25 साल की एज पूरा कर चुके हैं या करने वाले हैं, लेट से 60 करोड़ लोग। बट अब 60 करोड़ लोग नहीं बचे, वो 60,000 लोग होंगे जो ऐसा कर पाएंगे। मैक्सिमम 60,000 लोग होंगे जो ऐसा कर पाएंगे। तो हमने सॉवरेंटी को ड्रा मतलब ड्रास्टिकली डाउन खत्म कर दिया। बोलो, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। तो हमने परसेंटेज को बहुत बुरी तरह डाउन कर दिया। जैसे ही मैंने कहा कि लोकसभा का इलेक्शन जीतने के लिए मैं लड़ रहा हूं, तो 5 करोड़ में तो मुझे आग लगाना ही होगा, ये कहते ही संख्या बहुत कम हो गई। फिर अब इतना ही मैटर नहीं है, खाली इतना ही मैटर नहीं है कि 5 करोड़ का, उसके अंदर भी बहुत सारे फैक्टर हैं। उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर हैं, पता ही है आपको। मैं इस एरिया का बाहुबली हूं, कोई खास पार्टी मुझे टिकट दे, जीतने की पॉसिबिलिटी आज को आपको पता है एक पार्टी से जुड़ गई है।
तो वो पार्टी दे, वो पार्टी मुझसे खुश है या नहीं, या खुश करने के लिए मुझे क्या करना होगा। कहने का मतलब मैं अपनी पूरी संभावनाओं को, जिसमें मैंने पहले कहा था पब्लिक सॉवरेनिटी, उसको लगातार मिनिमम करते जा रहा हूं। तो इलेक्शन का जो तरीका है वो बड़ी प्रॉब्लम है उस प्रोबेबिलिटी को गेन करने के लिए जो पब्लिक सॉवरेनिटी के नाम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है, पर इस तरह की कोई कुछ है नहीं। फिर आपने देखा कि जो रिप्रेजेंटेटिव बन भी जा रहा है वो लॉयल नहीं है यहाँ के लोगों के लिए। गाजियाबाद देखो, उसको मालूम है कि गाजियाबाद गाजियाबाद के लोग कुछ नहीं है, ये तो बेवकूफ लोग हैं। पहले एक सज्जन थे जो यहाँ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब समय आया, इलेक्शन ही तो समय है जब उनसे उनका मूल्यांकन होगा, इवोल्यूशन होगा उनका, कि भाई कितना काम किया तुमने। तो उनको पार्टी ने लखनऊ भेज दिया, एक नए कैंडिडेट को सामने ले आ दिया जिसके बारे में हमें पहले पता ही नहीं था। तो अब इस काम किया 10 साल उन्होंने, जीते गाजियाबाद से, अब उनका मूल्यांकन करेगा लखनऊ का आदमी जो कि उनके बारे में कुछ नहीं जानता, उनके लिए वो नया कैंडिडेट है। और गाजियाबाद वालों को मिल गया एक बिल्कुल नया कैंडिडेट। बात समझ में आ रही है? जनरल मिल गए हमें। अब जनरल के बारे में हमें नहीं पता था, अब वो फौज में क्या करते थे वो एक अलग मैटर है, बट उनके पब्लिक लाइफ के बारे में हमें, कि एज ए पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव हमारे किस ढंग से करेंगे, क्योंकि हम जवाब जिससे लेना था वो तो वहां है ही नहीं, वो तो कहीं और किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में शिफ्ट हो गया। तो कुल मिला के इलेक्शन में, चुनावों में शुचिता का अभाव होना सीधे हमारे पब्लिक सॉवरेनिटी पर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। कोरिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? बताओ। जी सर। तो आंसरेबल है? नहीं है। क्यों आंसरेबल नहीं है? नया आदमी ले आए हम, अब नया आदमी जब काम दोगे उसको तो फिर अगली बार देख, मतलब नेक्स्ट इलेक्शन में देखना। अभी तो वो आदमी ही नहीं है। और फिर वो आदमी क्यों, जो आदमी आ भी गया, मान लो कोई नया जनरल, कोई मनरल कोई आ गया, वो भी उसके लिए यहाँ की पब्लिक लॉयल नहीं है, पब्लिक के लिए लॉयल नहीं है। वो पब्लिक ने थोड़ा उसको बुलाया था, उसको बुलाया था पार्टी ने, तो वो पार्टी के लिए लॉयल है। पार्टी की टिकट मिला था उसको, तो वो पार्टी के लिए लॉयल है। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम होती है बिटवीन पब्लिक सॉवरेनिटी एंड पार्टी, पर्टिकुलर पार्टी, तो वो किसकी तरफ टिल्टेड होगा? उसके इंटरेस्ट किससे फुलफिल हो रहे हैं, पब्लिक से या पर्टिकुलर पार्टी से? पार्टी से। तो पार्टी के लिए काम करेगा। और पार्टी के लिए काम करने का मतलब बहुत सिंपल सी बात है, पार्टी को इलेक्शन लड़ना पड़ता है और रेगुलर लड़ना पड़ता है। रोज, रोज का मतलब हर एक इंटरवल पे इलेक्शन है, कभी एक जगह, कभी बी जगह, कभी वेस्ट बंगाल में, कभी ईस्ट बंगाल में, कभी फलाना ढिकना, कुछ ना कुछ है बिहार में। तो पार्टी को चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेटिव का एक काम होगा कि पार्टी की लॉयल्टी का मतलब है पार्टी के लिए कमा के देना, ताकि पार्टी फर्दर आगे इन्वेस्टमेंट कर सके, उसके लिए रिसोर्स जुटाना। ऑफ कोर्स उसमें बड़ा रिसोर्स मनी है। तो वो लॉयल होगा, इसकी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। लॉयल होता है तो एक आश्चर्य की बात होगी, क्योंकि कुछ लेना देना है ही नहीं। ज्यादा दिक्कत होगी तो सीट बदल दी जाएगी, वो यहां से कहीं और हिसार चला जाएगा, हिसार लोग वाले लोग। तो कहने का मतलब, पहले हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी कहाँ है, कैसे होगी। प्रोबेबिलिटी है क्या? तो हमने कहा कि पब्लिक सॉवरेनिटी। पब्लिक सॉवरेनिटी का मतलब क्या है? वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है हमारी, रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है हमारी। और रिप्रेजेंटेशन आता कहाँ से है? इलेक्शन से आता है। इलेक्शन इम्प्योर है, इलेक्शन इम्प्योर है तो उससे निकला हुआ जो आउटकम है, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, वो भी पोल्यूटेड होंगे। कोई चांसेस नहीं है कि वो, तो अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन बनेंगे? वो लोग होंगे जो वही करोड़पति अरबपति होंगे। पहली बात, उनके पास खुद की कैपेसिटी हो उतने पैसे में आग लगाने की। ये कहते ही सॉवरेनिटी खत्म हो गई पब्लिक के पास से। और उसके अंदर भी, उस आग लगाने वालों में से भी बहुत ही कम लोग, लेट्स से 2-4 लोग, 4 लोग भी ज्यादा मैं बता रहा हूं,
क्योंकि फिर बाहुबल भी हो आपके पास, यानी कि आप उस एरिया के बहुत सारी चीजें मैनेज हों, जाति का समीकरण हो, कास्ट सिस्टम भी फिट बैठता हो, और भी बहुत कुछ। और ये कहते ही जहां हम 60 करोड़ एलिजिबल कैंडिडेट की बात कर रहे थे, 6 मिलना भी मुश्किल होगा। कहीं कहीं तो एक ही या दो ही लोग खड़े होते हैं, क्योंकि बाकी लोग उनके आगे खड़े ही नहीं हो सकते। उनको जान माल, उनके काम धाम, किसी का भी खतरा हो सकता है। और घूम फिर के एक दो तीन लोगों में मोटे तौर पर लगभग सभी जगह सिमट जाएगा। कोई बहुत ही इंडस्ट्रियल और कोई वैसी जगह हो गई तो 5-6 भी हो सकते हैं, बट वो रेयर ही होंगे। 3-4-5 में खत्म हो जाएगा मैटर, क्योंकि पार्टी का भी समर्थन चाहिए और बाकी सब चीजें मिलाकर। तो कहने का मतलब है, प्रॉब्लम में हम देखेंगे, इंटीग्रिटी वाली प्रॉब्लम देखेंगे, वैल्यूज वाली प्रॉब्लम देखेंगे। जो सेकंड चार्ट या सेकंड गोला बनाया आपने, जो ये प्रॉब्लम्स बताता है इंटीग्रिटी का, तो उनकी इंटीग्रिटी पार्टी के लिए होगी, क्योंकि पार्टी की वजह से वो है, वो पब्लिक की वजह से नहीं है। ये समझ पाए? पब्लिक की वजह से नहीं है तो पब्लिक सॉवरेंटी भी नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना? जी सर। तो हम देखेंगे 1952 में, 51-52 में जो इलेक्शन पहला हुआ, उस समय भी कोई पब्लिक सॉवरेंटी ज्यादा नहीं थी, बट लगातार खत्म होते होते पिछले 10-15 साल में पब्लिक की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है? पब्लिक को लगता था कि वो वोट कर रही है, आज लगता है कि हमने वोट किया। बट जब हम चॉइसेस देखें तो हमारे पास कोई हमारे सॉवरेनिटी को दिखाने वाले चॉइसेस दिखाई नहीं देते। क्योंकि घूम फिर के अगर एवरेज हम देखें, 3 से 4 लोग खड़े हैं, उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी सॉवरेनिटी को रियल सेंस में रिप्रेजेंट करता हो। वो कुछ और चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वो। तो एक तो हो गई सॉवरेनिटी, पब्लिक सॉवरेनिटी ना होने का की वजह इलेक्शन। पब्लिक सॉवरेनिटी भी नहीं है, डेमोक्रेसी को भी इसमें देख सकते हैं। जब यही सब नहीं है तो रिपब्लिकनिज्म होने का क्या मतलब है, वो आप समझ ही रहे हैं। इस पे हम थोड़ा और भी बात कर लेंगे। बट कई चीजें टूट जाएंगी अगर इलेक्शन ही गड़बड़ है तो, क्योंकि गंगोत्री ही गड़बड़ है, जहां से जो मेन सोर्स है वही गड़बड़ है हर चीज का। फिर हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में भी, अगर हम देखें, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फर्टर्निटी के बेस पे खड़ा नहीं है। जब हम वैल्यूज में पढ़ेंगे, या आज भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा, कि ये हिगेल का एक कॉन्सेप्ट था जिसके बेस पर एब्सोल्यूटिज्म, नाजिज्म क्रिएट हुआ जर्मनी। जिसका मतलब मोटे तौर पर क्या है, अभी बाकी हम ज्यादा फिलॉसफी में ना भी जाएं, तो श्रेष्ठता का भाव, हम श्रेष्ठ हैं, हम ज्यादा हायर नॉलेज और समझ के साथ हैं, और हमें जिस पर राज करना है, जिसको कंट्रोल करना है, वो मेंटल और दूसरे तमाम लेवल पर वो इंफीरियर है। ये है मोटे तौर पर मॉडल हिगेल का। आज भी आईएएस आईपीएस का मतलब ये मान लिया जाता है कि वो, मतलब सब तो अब नहीं मानते, चीजें चेंज हुई हैं, बट मोटे तौर पर बड़ी जनसंख्या भारत की अगर देखें कि कोई आईएएस हो गया है या है, तो निश्चित रूप से वो बुद्धिमान होगा, कुल मिला के इलीट होगा मेंटली और बाकी चीजों से। और इनका काम है कंट्रोल करना, इनका काम है एक तरह से राज करना, जो कि ब्रिटिश लेकर आए। उसमें कुछ चेंज तो हुआ नहीं है। पुलिस रिफॉर्म तो प्रकाश सिंह कमेटी, मैंने आपको पहले बताया होगा, वो प्रकाश सिंह देखते देखते बूढ़े हो गए, सुप्रीम कोर्ट कहते कहते कई बार कह चुकी, कुछ रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म वगैरह कुछ हुआ नहीं है। तो पुलिसिंग थी हमारी कंट्रोल के लिए, जो ब्रिटिश पीरियड में बनाई गई थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। उसका मेन काम वही था जो आज भी है। और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा तो कलेक्टर कलेक्ट कर पाएगा रेवेन्यू,
तो मेन काम था रेवेन्यू कलेक्ट हो और उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज मैटर है। हमें चाहिए था इसके अंदर प्रॉब्लम के तौर पर क्या है, क्यों जस्टिस इक्वलिटी वगैरह नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में ईआई नहीं है, ईआई हमने अभी बात की है। ईआई नहीं है तो जस्टिस इक्वलिटी वगैरह वाले कॉन्सेप्ट आ ही नहीं सकते। जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कंट्रोल करने के लिए है। तो कंट्रोल हम नीचे जो हमसे इंफीरियर हैं उसको करते हैं। तो पब्लिक सॉवरेंटी या एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ मिला के देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो हमें सिखाया ही जाता है, अगर हमें कलेक्टर को या एसपी को, अरे हमें अपने थानेदार को लिखना है एप्लीकेशन, कलेक्टर छोड़ दो, तो आप लिखेंगे, उसको लिखने में कहीं नहीं लिखे झलकेगा कि वो पब्लिक सर्वेंट हैं और आप हैं सॉवरेन, आप हैं सॉवरेन। दिखता है क्या कहीं? आप हिंदी में लिखते हैं सेवा में महोदय, आपकी अपार कृपा होगी अगर आप ऐसा कर दें, कृपया, मतलब बहुत ही प्लीज कर रहे होते हैं, माई बाप और के सेंस में होते हैं, जो कॉलोनियल पीरियड से अब तक चली आ रही है। आपके एप्लीकेशन देख के वो समझ में आ रहा है कि सॉवरेंटी किसके पास है। बोलो यस और नो। यस सर। तो ईआई लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, लैक ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि सरदार पटेल एकेडमी में 6 महीने और बढ़ा दें ट्रेनिंग, वो खाली ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग होने का मतलब उनको ये बताना कि आपका मेन पर्पस जो है, जो नाम है ना, सिविल सर्विसेज, सर्विसेज के लिए आप जा रहे हैं, और सर्विस वाले वैल्यू डालना वो बहुत दूर दूर तक नहीं है, वो कंट्रोलिंग। तो जब भी ट्रेनिंग की रिफॉर्म की बात होती है ना, तो मैंने तो अभी जो 15-20 साल में देखा है वो यही है कि उसको और टफ कर देना, उसमें और इंटेलिजेंस को जोड़ देना, उसमें और वो और चीज़ों को जोड़ देना। इंटेलिजेंस मतलब ज़्यादा अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेट करना वगैरह वगैरह। इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल ढंग से उनको चार्ज करने की कहीं जरूरत ठीक से महसूस नहीं की गई। टेक्निकल एस्पेक्ट पे बहुत ध्यान दिया जाता है, बड़े इक्विपमेंट ले आना। अब एक नया वेन्यू खुल गया कि कुछ महीने की ट्रेनिंग में इजराइल भेजो, क्योंकि इजराइल की जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा है। वो सब ठीक है, वो उसकी अपनी एक वैल्यू है, बट मेन वैल्यू अगर गायब है ना, तो अगर हमने बहुत होशियार और बहुत ही कंट्रोल करने वाला ऑफिसर बनाया है, तो वो कम से कम वो पब्लिक सॉवरेंटी वाली जो बात आप कह रहे हैं, जो प्रोबेटी एंड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, उससे वो, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। और क्योंकि तमाम तरह के आपकी पोस्टिंग आपके पॉलिटिकल लॉयल्टी पर डिपेंड करती है, तो अगेन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो इंटीग्रिटी है वो टूवर्ड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी नहीं, टूवर्ड्स पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी हो जाती है। ये भी एक प्रॉब्लम है वैल्यूज में। तो आप देखेंगे मंत्री की भी कोई नहीं सुनता, मंत्री की सुनने की जरूरत ही नहीं है आपको, बीइंग ए कलेक्टर। मंत्री तो कोई हैसियत ही नहीं है। हर जिले में हर पार्टी का अपना कोऑर्डिनेटर होता है, उसका कोई पद नहीं होता, वो मंत्री मंत्री कुछ नहीं होता, बट वो उस पार्टी का कोऑर्डिनेटर होता है। और उसका फोन अगर आप काट दें 2 बार 4 बार, तो आपकी जो मतलब पोस्टिंग आपकी गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि वो वैसे तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल उसके वैल्यू नहीं है, वो मंत्री भी नहीं है, कुछ नहीं है, बट वो क्योंकि पर्टिकुलर जो पार्टी है जो सत्ता में है, और वो कई बार बहुत छुटभैया नेता भी हो सकता है। वो छुटभैया नेता मतलब उसके कोई कोई नेशनल फिगर नहीं है, वो उस जिले का, उस पर्टिकुलर पार्टी का कोऑर्डिनेटर है। तो आपकी जो लॉयल्टी है या जो इंटीग्रिटी है
अगर आप चाहते हैं कि उसी जगह लोकेटेड रहें, या जो भी आपके कोई और इंटरेस्ट हैं उसको फुलफिल होता रहे, तो आपकी लॉयल्टी ना तो कॉन्स्टिट्यूशन, और इवन कि ना तो जो मंत्री हैं, जो कार्यपालिका यानी कि जो एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, उसके लिए भी नहीं है। मंत्री को तो आप कई बार टाल दे, क्योंकि मंत्री जब एब्सल्यूट टाइप की गवर्नमेंट होती है जैसी आज है, ऐसी गवर्नमेंट में मंत्री की कोई हैसियत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि मंत्री को तो खुद पता नहीं है, उसकी खुद ही मालूम है कोई हैसियत नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ काम वाम करा नहीं पाता। लेकिन कोऑर्डिनेटर जो है पर्टिकुलर पार्टी का, जो सत्ता में है, उसके लिए लॉयल्टी बन जाती है एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि उनके कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट उसमें बने होते हैं उसकी वजह से। और उसका मेन काम पब्लिक सॉवरेंटी को, उस कोऑर्डिनेटर का मेन काम पब्लिक सॉवरेंटी को इनरिच करना नहीं है। उसका मेन काम है पार्टी के हितों को, पार्टी के इंटरेस्ट को फुलफिल करना, जिसको हम मोटे तौर पे कह सकते हैं पार्टी के लिए अगेन चंदा जुटाना, ऐसे लोगों को ठेका दिलाना जिनसे चंदा आए। तो स्टेट के लिए अच्छा था कि जो अच्छे ढंग से बिड करे, जो सबसे कम बोली लगाए, उसको मिले ठेका। ठेका मतलब जो काम करने का जो के लिए जो ठेकेदारी मिलती है। तो स्टेट के उसमें था कि जो सस्ता अच्छा काम करेगा उसको मिले, बट पार्टी के हित में जो सस्ता काम करेगा तो फिर वो चंदा कैसे देगा 100 करोड़ का। तो स्टेट के इंटरेस्ट और पार्टी का इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करेगा, और पार्टी इशारा करेगी और उसको ब्यूरोक्रेट पूरा करेगा, ऐसे आदमी को ठेका देगा जिसका बिड नीचे हो या ना हो, उससे लेना देना नहीं है, पार्टी को पर्टिकुलर 100 करोड़ 500 करोड़ रुपए दे सके। ऐसे में क्या हो जाएंगे, जो स्टेट के आइडियल, स्टेट के लिए आइडियल क्या था, उसको कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छा काम करने वाला मिले। सड़क बनना है, अच्छे से अच्छा सड़क बनने वाला कम से कम पैसे में मिले, उसकी जगह कुछ और हो जाएगा। तो करप्शन एक प्रॉब्लम के तौर पर, ईआई का लैक ऑफ ईआई को प्रॉब्लम के तौर पर आप देख सकते हैं। बोलो, क्लियर है? जी सर। लैक ऑफ इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन को आप प्रोबेटी की प्रॉब्लम के तौर पर दिखा सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स का ना होना, अब इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स को मैं समझाता हूं। इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स वो हैं कि सारे काम नियम हैं और नियम से काम चल रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स का लैक होने का मतलब है कि आपके प्रिविलेजेस पे चल रहे हैं। आपको, आप मंत्री हैं या आप ब्यूरोक्रेट हैं, नियम क्लियर है नहीं, तो आपको प्रिविलेज मिला है कि किसको क्या चीज आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जब जितना प्रिविलेजेस के चांस रहते हैं, गैप रहता है, रूल्स है नहीं, आपको डिसाइड करना है, वहां पर करप्शन के चांसेस या भाई भतीजावाद, यानी कि आप अपनी पसंद के लोगों को कुछ खास चीज बांट सकें, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लिख लो लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स, बाकी समझा लेना। समझ गए ना? लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स का मतलब रूल्स क्लियर सर्टेन है नहीं, तो आपको प्रिविलेज मिले हैं मंत्री को या ब्यूरोक्रेट को, और उन प्रिविलेजेस की वजह से करप्शन है। ओके। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एक ये भी प्रॉब्लम है। तो इलेक्शन में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि जिसको आप अकाउंटेबल ठहराते हैं वो तो लखनऊ चला गया, वो तो गाजियाबाद में वोट मांगने आया ही नहीं आपके पास। अब लखनऊ वाले देखें, लखनऊ वाले के लिए फ्रेश आदमी है वो, उसको क्या उसका इवेल्यूशन कर सकते हैं। तो एक तो हो गई इलेक्शन में अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी देखें, पब्लिक प्रोफाइल में जब आप हैं, आप छोटे से प्रधान हैं किसी गांव के, से लेकर कलेक्टर हैं, आपकी निश्चित अकाउंटेबिलिटी जो पब्लिक के सामने रखी जा सके और पब्लिक उसकी स्क्रूटनी कर सके, ये काफी लैक करता है। तो अकाउंटेबल के लिए फिर हम सोल्यूशन में देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं।
आरटीआई वगैरह की बात करेंगे या कुछ और बातें करेंगे, पर अभी तो है, अभी प्रॉब्लम में लिखेंगे लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो क्या क्या लिखा आपने, जल्दी से बताओ। एंड में क्या क्या लिखा था, प्रॉपर्टी में क्या क्या लिखा था, बताओ। समीर बताएं। पब्लिक सॉवरेनिटी और उसके बाद रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एक्सेट्रा। तो ये एक तरफ हो गया, और इन पे ही बात करना है क्योंकि 150 शब्दों में लिखना होता है। मैं समझा तो बहुत सारा रहा हूँ, उसमें से आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं। और तो ये तो हो गया एंड, ये तो हो गया साध्य साधन, या यूं कहें कि प्रॉब्लम पे पहले बात करें। प्रॉब्लम्स में क्या लिखा है बताओ, आंचल बताओ क्या क्या प्रॉब्लम लिखा, प्रॉब्लम्स क्या है। Sir, elections are impure, and administration lacks लाइक EI and training, and lack of institutional norms, biasness regarding privileges, lack of accountability. हाँ, इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स वगैरह हाँ जी। लिखा होगा, ठीक है। तो ये है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में और चीजें भी लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, आप सब पढ़ चुके हैं। एटीट्यूड, एटीट्यूड भी एक प्रॉब्लम का तरीका प्रॉब्लम की वजह है। एटीट्यूड जो है वो, एटीट्यूड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं उससे बिल्कुल अलग है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट का हिस्सा होता हूँ, और मैं जिस सोशल नॉर्म्स के साथ पला बढ़ा, वही नॉर्म्स के लेकर तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में या गवर्नमेंट में जाता हूँ, तो मेरे अंदर वो जो एम्पैथी होनी चाहिए टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वो नहीं होती है। उसकी जगह फ्यूडलिज्म होता है, उसकी जगह जो पेट्रियार्कल नॉर्म्स मेरे दिमाग में हैं वो होते हैं, उसकी जगह प्योरिटी होती है, प्योरिटी ऑफ ब्लड, मतलब खास धर्म और खानदान में पैदा हुआ हूँ, ये सब होता है। तो ये एटीट्यूड, लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरल एटीट्यूड, ये भी लिख सकते हैं। लीगल फ्रेमवर्क वीक है, लास्ट में लिख लें। लीगल तो हम लोगों ने बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, बट फिर भी कई चीज़ों में लीगल फ्रेमवर्क की वीकनेस या लैक ऑफ लीगल फ्रेमवर्क भी लिख सकते हैं। तो ऐसे कल को कुछ और याद आए तो वो सब कुछ लिख लेना। तो मैंने अभी दो चीजें आपको बताई प्रॉबिटी में। प्रॉबिटी वाले नॉर्म्स कौन से हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया आपने। प्रॉब्लम्स वाले जो प्रॉबिटी में प्रॉब्लम्स जो देख रहे हैं वो आपने अपने सोशल और पॉलिटिकल सिनेरियो से ले लिया। तीसरा जो सर्किल है, सर्किल बनाओ या लाइन बना के लिख लो, 3 कॉलम। अब 3 कॉलम एक साथ खींचना तो एग्जाम में इतनी जगह नहीं होती, तो आप अपने हिसाब से देख लें। तीसरा जो सर्किल होगा वो है सॉल्यूशंस का। तो हमने देखा, अगर हमें शासन में शुचिता लानी है, अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हमें गवर्नमेंट में प्रोबिटी लानी है, तो हमें लानी पड़ेगी, कुल मिला के सरकार में शुचिता हमें लानी पड़ेगी। सरकार में शुचिता लाने का मतलब इलेक्शन में शुचिता, इलेक्शन में प्रोबिटी लानी होगी। तो हम देख लेंगे इलेक्शन को इम्पैक्ट करने वाले रीजन्स कौन कौन से हैं, उन पे अगर काम करते तो सोल्यूशन में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हमने देखा एक बड़ा काम है इलेक्शन में इलेक्टोरल फंडिंग का। मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, समाज मुझे अच्छा व्यक्ति समझता है, बट फिर भी मैं इलेक्शन लड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास वो फंडिंग नहीं है। और फंडिंग जिसके पास है वो जाहिर सी बात है, वो 5 करोड़ में जब आग लगा रहा है तो 15 करोड़ अगर कमाएगा नहीं तो नेक्स्ट इलेक्शन कैसे लड़ेगा। तो उसका मेन काम तो 15 करोड़ कमाने में होगा। तो इलेक्शन के अगर हम सोल्यूशन के तौर पे देखें, अगर इलेक्शन को हम मेन कॉज समझ रहे हैं तो सोल्यूशन भी हमें वहां से स्टार्ट करना चाहिए। वो होगा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो इलेक्टोरल फंडिंग। तो हम एक सोल्यूशन के तौर पे दे सकते हैं कि ये भी ये ही नहीं, ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है
कि स्टेट फंडिंग अगर जिस हद तक पॉसिबल है उसके बारे में सोचा जा सकता है। अगर स्टेट फंडिंग कर रहा है उसके क्या नॉर्म्स होंगे वो अभी हमें लिखना ही नहीं है, बट फिर हमें किसी करप्ट जो या करप्ट तरीके से जिसने पैसा कमाया है, जो 5-10 करोड़ में आग लगा सकता है, उस पर इलेक्शन को की डिपेंडेंसी को हम कम कर सकते हैं। तो इलेक्टोरल फंडिंग को फिलहाल तो जांच करें, चेक करें। जैसे इस बार जब चेंज हुआ तो उसमें उन्होंने कहा कि 20,000 से कम तक के पैसे जमा किए जा सकते हैं, उसके लिए सोर्स दिखाने की जरूरत नहीं है। ये क्या बात हुई 20,000 से कम? क्योंकि 20-20,000 के अगर 1,000 लोगों से मैं चंदा ले लूं या 10,000 लोगों से ले लूं, 1 लाख लोगों से ले लूं चंदा, और मुझे हिसाब दिखाना ही नहीं है तब तो बढ़िया है। एक भी रुपया, एक भी पैसा अगर मुझे मेरे पास आ रहा है एज ए पार्टी फंड, तो वो उसका सोर्स दिखाने में, सोर्स दिखाना चाहिए कहने का मतलब। और खर्च करने का सोर्स भी, खर्च कहाँ किया वो भी पर्टिकुलर दिखाना चाहिए। और जो फंडिंग है वो स्टेट प्रोवाइड कर सकता है जिस लिमिट तक की जरूरत है। पहली बात, अगर हम पूरे खर्चे के सोर्स को अकाउंट में डाल दें, अकाउंट में दिखाएं, तभी बहुत कुछ पकड़ में आ जाएगी। हालांकि फिलहाल तो हमने उसमें भी गड़बड़ किया है। 70 लाख के लगभग हमने लीगल फंडिंग दिखा दी है कि अब इलेक्शन में खर्च कर सकते हैं 70 लाख। अभी 70 लाख ही है ना? अभी मैं फिगर भूल रहा हूँ। तुम लोगों ने पॉलिटी अभी हाल फिलहाल Yes, पढ़ी है, yes. बताओ इलेक्शन में कितना है लोकसभा में? 70 है सर, 70 है। 70 लाख भी वैसे बहुत है 70 लाख भी, हालांकि 70 लाख कोई नहीं खर्च कर रहा, 7 करोड़ खर्च कर रहे हैं, बट 70 लाख भी बहुत है। बट चलो कम से कम वही अगर सोर्स दिखाए जाए इसके ठीक ठीक, तो इनकमिंग और आउटगोइंग के सोर्स दिखा दिए जाएं, जरूरत पड़ने पर इलेक्शन की फंडिंग हो। क्योंकि आपको जो सोर्स है सारे करप्शन का, मैं ईमानदार ब्यूरोक्रेट रहना भी चाहूं तो रह नहीं सकता, क्योंकि जो इन्वेस्ट करके आया है, मंत्री बना है या सरकार में आया है, वो मुझे चैन से रहने नहीं देगा। उस कह रहा है भैया हमने 10 करोड़ रुपए फूके हैं और ये 1 साल बीत गया है और मेरे पास आ नहीं रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से परेशान करेगा। वो अपना इन्वेस्टमेंट निकालना चाहेगा, और इन्वेस्टमेंट जाहिर सी बात है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी से तो नहीं निकलेगा, ये तो तय है। तो शुरुआत सोल्यूशन के तौर पर आप प्रोबेबिलिटी की शुरुआत आप इलेक्शन के, और डिफरेंट आप पढ़ते रहते हैं अखबार में, वो सब कुछ ऐड करते रहेंगे कि इलेक्शन को क्लीन करने का, और उसको वो सब कुछ इसमें ऐड कर लेंगे। ये आपका काम होगा। मैं आपको ठीक ठीक ढंग से इशारा कर दे रहा हूं। दूसरी बात, करप्शन जितने हो रहे हैं, जितना अलॉटमेंट है, जितने ठेके बांटे जा रहे हैं, बस करना क्या है, स्टेक होल्डर लोकल पीपल को बना देना है। लेट से मैं आपको समझाता हूं। कुछ भी, एक गांव में हॉस्पिटल बनना है, बजट आया 20 करोड़ का बजट आया लेट से। तो ये अगर हॉस्पिटल बनता है उस गांव में, और अच्छा हॉस्पिटल बनता है, करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं हुए हैं उसमें, तो सबसे ज्यादा फायदा किसका है? वहां के लोकल लोगों का। यस सर। तो लोकल लोगों को उसके अंदर अवेयर करके स्टेक होल्डर बनाना पड़ेगा कि भैया देखो, अगर घटिया बिल्डिंग बनी, घटिया इंस्ट्रूमेंट आए, घटिया ढंग से सारा काम हुआ, मान लो कहीं पे दूर किसी गाजियाबाद गांव का या किसी गोरखपुर के किसी इंटीरियर गांव का में बनना है, जहां पे बहुत बीमारियां होती हैं, बच्चे हम देखते ही हैं हर 1-2 साल में बच्चों को जापानी मतलब दिमागी बुखार हो जाता है, और कितनी बड़ी संख्या में बच्चे मर जाते हैं। तो लोगों को बताया भाई देखो तुम्हारे लिए ये बन रहा है, ये दिल्ली का कोई आदमी या वो इलाज कराने
रेयर ही आएगा, तुम्हारे गांव में बन रहा है और इसके स्टेक होल्डर तुम मतलब पंचायत, जो ग्राम पंचायत है वो है। आपको देखना है ठेकेदार या जो भी वर्क है वो एट पर द नॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, सीधे आप इन जगहों पर कंप्लेन करें। आपको बताना है डॉक्टर टाइम पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आपको दवाइयां टाइम पे मिल रही नहीं। स्टेक होल्डर किसको बनाने की जरूरत है? अभी हमने सब कुछ कलेक्टर को बना दिया है। अब कलेक्टर एक आदमी है, कोई भूत थोड़ी ना है कि एक ही टाइम में 50 जगह प्रेजेंट रहेगा। और फिर उसके ऊपर तमाम तरह के दबाव भी हैं। उसका सीधे इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए है, अगर पर्टिकुलर जगह बने रहना चाहता है। बट जो स्टेक होल्डर है वो अगर अवेयर हो सके, स्टेक होल्डर समझ रहे हैं आप लोग, लोकल पीपल स्टेक होल्डर, यस सर। उनको अगर समझाया जाए और वो समझ सकते हैं, क्योंकि कितना भी अनपढ़ गवार आदमी हो अपने इंटरेस्ट को तो हर कोई समझता है, या समझाया जा सकता है। अच्छा स्कूल बन रहा है, वहां पे सरकारी मास्टर पढ़ाने आ रहा है नहीं आ रहा है, मिड डे मील की क्वालिटी कैसी है। मिड डे मील अगर खराब हुआ और एक बच्चे की भी तबीयत खराब हुई तो प्रिंसिपल सहित तमाम जो वो होंगे टीचर्स, वो सस्पेंड होंगे, उनके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी। और ये देखने का काम लोकल लोगों का होगा, क्योंकि आपके बच्चे वहां जाके खाना खाएंगे। उनकी उसमें अगर छिपकली और कॉकरोच मिल रहा है तो आपके, कहने का मतलब मैंने आपको बताया था कि भारत में वेलफेयर का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का। और ये किसके लिए है? वो एंड, जो सोसाइटी का एंड पर्सन है उसके लिए है मोटे तौर पर। उसी को अगर स्टेक होल्डर बनाया जाए, थोड़ा अवेयर किया जाए, उसको एक सीधे एक शिकायत करने का और उसका निदान उसको दिखाई दे, और हर लेवल पर हो। उसके लिए कुछ भी नहीं, केवल ग्राम सभा के लेवल पर, क्योंकि ग्राम सभा में हर कोई वहां का आदमी स्टेक होल्डर होता है। पंचायत सिस्टम हम पढ़ ही चुके हैं। तो सीधे अगर जोड़ा जाए तो एक सोल्यूशन के तौर पे क्या लिख सकते हो? स्टेक होल्डर लोकल पीपल को बनाया जाए। तो पहला मैंने इलेक्शन रिफॉर्म्स बताए, इलेक्टोरल फंडिंग के बारे में बताया, और एक बड़ा सोल्यूशन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, लोकल लोगों को स्टेक होल्डर बना दें। बोलो, कुछ समझ में आया सोल्यूशन के तौर पे? ये कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके। और हम कैसे प्रोबेबिलिटी ला सकते हैं, नॉर्म्स को और रियलिटी को कैसे मिला सकते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। सारी काबिलियत एक एग्जाम पास करने से कलेक्टर की थोड़ी ना है। एग्जाम मैं आपको 85 बार बता चुका हूं, एक डिसिप्लिन है, और वो डिसिप्लिन को जो फॉलो करेगा वो डिसिप्लिन की से का उसको रिजल्ट मिल जाएगा। इससे कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता। बुद्धिमानी कहीं भी हो सकती है या कहीं भी नहीं हो सकती है, कोई भी प्लेस हो सकता है। एक तरीका है, उसको तरीको करूंगा तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। प्रधानमंत्री बनना और बुद्धिमान होना सिनोनिमस नहीं है। ऐसा हो सकता है प्रधानमंत्री बुद्धिमान हो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं इतना कह रहा हूं कि सिनोनिमस कोई भी चीज नहीं है किसी का भी। उसकी जगह क्या किया जाए? डिसेंट्रलाइजेशन हो, रूल्स बनने समय भी, इंप्लीमेंटेशन के समय भी, और उसके अकाउंटेबिलिटी के तौर पे भी। अभी गांव के आदमी को कोई भी शिकायत करने के लिए, कहने के लिए, नियम के बारे में बात करने के लिए जिला मुख्यालय आना पड़ेगा, कलेक्ट्रेट, और कलेक्ट्रेट में आकर वो काम करा लेगा, शिकायत भी दर्ज कर देगा, काम करवा लेगा। ये तो मतलब असंभव से भी बड़ी बात है। भगवान उसको हो सकता है मिल जाए, पर कलेक्टर से काम करा लेगा बिना किसी, या एसपी से काम करा लेगा, ये तो मतलब आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, पॉसिबल नहीं है। उसकी जगह डिसेंट्रलाइजेशन हो चीजों का, तो सोल्यूशन के तौर पर, क्योंकि आपने स्टेक होल्डर भी बनाया है और वही नियम भी बना रहे हैं, वही उसको इम्प्लीमेंटेशन भी करा रहे हैं, और हानि लाभ उन्हीं को है। घटिया स्कूल बनेगा, बिल्डिंग गिरेगी तो उनको नुकसान होगा, ना कि कोई 200 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर किसी दूसरे पर्सन को। तो विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, शासन और प्रशासन दोनों में, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में
ये एक सोल्यूशन हो सकता है। बोलो, पॉइंट क्लियर? जी सर। फिर तो बाकी बातें हैं ही, क्या बाकी चीजें डालें, लॉ को दुरुस्त करें जहां जहां पे उसमें लैकुनाज हैं, जहां जहां पर दरार है जिससे लोग फायदा उठा लेते हैं, खूब दुरुस्त करें। आरटीआई लेकर आए, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये पब्लिक सर्वेंट हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री। उनका एक गिलास पानी भी हमारे टैक्स से पैसे से आ रहा है, तो वो अकाउंटेबल हैं हर एक इंफॉर्मेशन देने के लिए, कुछ सॉवरेंटी वगैरह और बाकी को छोड़कर, पब्लिक सेफ्टी वगैरह को छोड़कर। तो आरटीआई दुरुस्त हो, सस्ता हो, लिमिट हो उसकी, कितने टाइम में उसको आंसर देना ही देना होगा। XYZ कोई भी पब्लिक ऑफिस जो पब्लिक फंडिंग से चलती हो, वो आंसरेबल हो, अकाउंटेबल हो और विद इन टाइम हो। लैंग्वेज इजी हो आंसर देने की। मैम हिंदी में आंसर, आप में हिंदी में आंसर मांगे और मैं ऐसे संस्कृत निष्ठ हिंदी दे दूं कि आपके पता ही ना चले, तो चीटिंग है, वो बेईमानी है। वो आप इंग्लिश में मांगे, मैं ऐसी लैंग्वेज में लिख दूं कि आपको अब वो टेक्निकल और लिटरेचर के मैं ऐसे शब्द खोज के लिख दूं कि आपके वो ऊपर ही निकल रहा हो, ऊपर से जा रहा हो। ऐसे नहीं, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। वो रियल सेंस में इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए, जितनी है उतनी, ना कम ना ज्यादा, कम से कम टाइम में, लिमिटेड टाइम में। और उसका पर्पस दूसरे को समझा देना है, इन्फॉर्म कर देना है, ना कि खाली डरा देना है। तो एक आंसर लिखूं, कुछ भी बोलूं मैं, उधर देखिए, मैं बोल दूं इधर अवलोकन कीजिए, अब अवलोकन कीजिए। आर्टिफिशियल लैंग्वेज में हम कई बार इंफॉर्मेशन देते हैं और ये हमारी चालाकी होती है, क्योंकि उसमें हम फंसते नहीं है कहीं, और ऊपर वाला फिर नीचे वाला अपना अर्थ निकालते रहे, तब तक तो फिर और चीजें हो जाएंगी। तो आरटीआई रियल सेंस में होना चाहिए। विसल ब्लोअर्स वर्ल्ड में तमाम जगहों पर जहां से हमने तमाम नॉर्म्स लिए हैं, विसल ब्लोअर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। भारत में तो मार दिए जाते हैं या मतलब काम वर्क ही नहीं होता। तो विसल ब्लोअर्स, इलेक्शन रिफॉर्म वगैरह में बात कर ही चुका हूं। तो इस तरह से आप सॉल्यूशंस दे सकते हैं, और ये अगेन ये सॉल्यूशन फिर करंट अफेयर और बाकी चीज से जोड़कर उसको इनरिच कर सकते हैं टाइम टू टाइम। मेरा काम आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पर लेकर आना था। इंफॉर्मेशन के लेवल पे तो आप इनरिच होते ही रहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है बताया, उसमें मैंने बताया वो आइडियल्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में होने चाहिए। आइडियल्स आपको कहीं खोजने ही नहीं, आसान है, प्रियम्बल हो गया। प्रॉब्लम आप डिफरेंट टाइप की सोशल, इकोनॉमिकल और कुल मिला के पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते रहते हैं, उसको एक सही फ्रेमवर्क में लेकर आइए, और सोल्यूशन भी आप डिफरेंट सोर्सेस से हमेशा पाते ही रहते हैं। मैंने कुछ सोल्यूशंस की बात की जो कि जिस पर आप आगे भी काम करते रहेंगे। जब भी कोई आर्टिकल कहीं पढ़ें, सुने, समझें, कोई डिबेट सुने अच्छी जगह, और वहां पे आप इलेक्शन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म्स, ज्यादा अकाउंटेबल कैसे बनाया जाए, वगैरह वगैरह बातें सुनेंगे, तो आप उसको हमेशा ही इनरिच कर सकेंगे। इतना मैटर समझ में आया सभी के? कुछ भी पूछना है पूछिए। ऑल क्लियर? यस सर। अब इसको आप जितना एनालाइज करेंगे, आपको उतने सारे इसके अंदर इससे आप इसको डिराइव कर सकते हैं। क्योंकि जब हम जैसे इलेक्शन की बात को करें, मैं और थोड़ा समझाता हूं आपको, ताकि जो आप आमतौर पे पढ़ते नहीं है चीजों में, वो भी मैं पक्ष दिखाना चाहता हूं। जैसे इलेक्शन के थ्रू होता है हमारा पब्लिक विल, या पब्लिक विल एज ए सॉवरेनिटी दिखाई देता है हमारा इलेक्शन के थ्रू, या हमारी
लेजिस्लेशन में। लेजिस्लेशन में देखें हमारे 50 साल पहले, 50 साल पहले संसद में आप देखेंगे, संसद बनी होती थी हमेशा अपर कास्ट के पुरुषों से, मेल ऑफ अपर कास्ट। 52 51 52 का इलेक्शन हुआ और पिछले आने वाले 10-15 साल का पूरा आप पार्लियामेंट देखेंगे तो उसमें देखेंगे विमेन रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं, खैर वो पूरा का पूरा अपर कास्ट के मेल का रिप्रेजेंटेशन था। तो 50 साल पहले का जो हमारा पार्लियामेंट था वो इंक्लूसिव नहीं था। इंक्लूसिव नहीं था मतलब इंक्लूड नहीं करता था दूसरे सेक्शंस को, तो उसके अंदर हमेशा क्लास इंटरेस्ट होते थे। बोलो क्या ये पूरी लाइन समझ में आई? जी सर। तो आप देखेंगे 80s तक 70s तक अब कम से कम जेपी मूवमेंट से पहले, जेपी मूवमेंट हम पढ़ चुके हैं, मिड 70 का था, उससे पहले तक करीब 25-28 साल रिप्रेजेंटेशन जो था वो सवर्णों का था, वो अपर कास्ट का था। और जो इलेक्शन में रिजर्वेशन के थ्रू एसटी और एससी, ओबीसी तो बहुत कम, पर एससी एसटी आ भी गए थे, तो खाली पपेट के तौर पे थे। वो एससी एसटी जीत ही नहीं सकता जो काबिल हो, वो जीतेगा जो पपेट के तौर पे, क्योंकि अब वो सीट हो गई है एससी सीट या एसटी सीट। तो किसी वहीं के किसी अपर कास्ट सवर्ण या जो जमींदार है, और जमींदारी आपको पता है ज्यादातर मामले में अपर कास्ट के पास रही है, उसने कोई पपेट के तौर पर, तो आप नाम लेके मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, आप जितने भी 1976-77 से पहले के आप देखेंगे उसमें बहुत मुश्किल से एक्सेप्शन के तौर पे कोई ऐसा आदमी मिलेगा जिसकी खुद की भी व्यू रहा हो, वरना वो किसी का पपेट के तौर पे वो खड़ा होता था। और अगर वो रोटेट कर गई वो सीट, तो जाहिर सी बात है वो सीट वो फिर जीतता भी नहीं था। तो अगर वो सीट है एससी सीट या एसटी सीट, तब तो मजबूरी है कोई एससी एसटी ही खड़ा होगा, वो पपेट होगा। बट आपको पता है एससी सीट तो कई बार रोटेट कर जाती है, मतलब अब इस साल कोई और सीट हो गई और वो सीट जो ओपन हो गई, तो ये दिखाता है क्या? ये दिखाता है कि उसकी कोई अपनी वैल्यू थी नहीं, वो तो किसी के, क्योंकि वो सीट कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहने का मतलब 50 साल तक मोटे तौर पर, तो अब अगर ऐसा है तो पब्लिक विल और सोवरेनिटी, ये तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो अगर 50 साल पहले का 50 साल तक, शुरुआत के 50 साल तक अगर हम देखें, सोवरेनिटी का मतलब अगर हमारे लिए पार्लियामेंट है या हमारे लेजिस्लेशन है, तो उसका मतलब होता था सवर्ण। अब ऐसे में क्या इम्पार्शियल हो सकता है हमारी विधायिका, हमारे लेजिस्लेशन? नहीं हो सकते, इम्पार्शियल नहीं होंगे। क्या उनमें पब्लिक सोवरेनिटी दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। क्या उनके अंदर पब्लिक आंसरेबल या अकाउंटेबल होंगे? नहीं होंगे। जिनसे जीत रहे हैं, जिनकी ताकत से आए हैं, उनके लिए उत्तरदायी होंगे, ना कि वो सबके लिए होंगे। पर आप देखेंगे मिड 70s के बाद जो कास्ट कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ भारत में बहुत तेजी से। कास्ट कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब है जो डिप्राइव सो कॉल्ड कास्ट थे, उनके अंदर अपनी एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में आपको पहले पढ़ा चुका हूं, वो क्रिएट हुई। तब आप देखेंगे रिप्रेजेंटेशन चेंज हुआ, विधानसभाओं में भी, यानी कि असेंबलीज में भी और पार्लियामेंट में भी।
और होते होते 90s तक पहुंचते पहुंचते अर्ली 90s से ही वो बदल गया। पूरी पार्लियामेंट हमारी कास्टिज्म, रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, और 92 93 के बाद बाबरी मस्जिद का पूरा मैटर था, और फिर वो धार्मिक, यानी कि रिलीजन, कास्ट, रीजन, क्षेत्र, इसकी चेतना, इसकी कॉन्सेप्ट, इसका अवेयरनेस जागा। और फिर हम देखें पब्लिक सॉवरेंटी फिर खो गई। तो पहले भी नहीं थी, बट एक दूसरी तरह की हेजेमनी थी 90s ऑनवर्ड्स आज तक। जातीय, क्षेत्रवाद या धार्मिक चेतना कॉन्सेस के साथ रिप्रेजेंटेशन है। अगेन सॉवरेंटी मिस हो गई, पब्लिक सॉवरेंटी मिस हो गई। बात समझ में आई? जी सर। इंडिया में जो इलेक्शन है वो आज की तारीख में सारे इलेक्शन छोटे से लेकर बड़े तक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ होते हैं। और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हमें वी द पीपल होने से रोकती है, उसमें बाधा है, उसमें हर्डल है। तो एक आंसर आप दे सकते हैं कि शुचिता का अभाव, प्रोबेटी का लैक ऑफ प्रोबेटी का एक बड़ा रीजन पब्लिक के अंदर खुद है। पब्लिक खुद, अभी तक तो हम बात कर रहे थे इंस्टीट्यूशंस की और गवर्नमेंट और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक क्योंकि अपने आप को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से, पहचान की राजनीति से जोड़ के देखती है, और पहचान है जाति के, धर्म के, भाषा के, ये है प्रोबेटी में सबसे बड़ा हर्डल पब्लिक के तौर पर। सबको समझ में बात आई? ये मैं और बातों से अलग बात कह रहा हूं। अब तक मैं इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर रहा था, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूं। चीज समझ रहे हैं आप लोग? तो हाईलाइट करेंगे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज द मेजर हर्डल या फंडामेंटल हर्डल फॉर प्रोबेटी। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बाई जनरल पीपल, सामान्य व्यक्ति, वो किसी आइडेंटिटी से जोड़ लिया उसने। जाति, मोटे तौर पर जाति हमेशा काम कर जाती है, जाति या कई बार क्षेत्र, कि मैं फलाना साउथ इंडियन हूं, मैं मद्रासी हूं, मैं फलाना हूं, या धार्मिक, रिलीजियस। और रिलीजन तो बड़ा कमाल की चीज है, हमेशा काम आ जाती है। राम मंदिर के लिए चंदा जमा किया जा रहा है, पिछली बार का चंदा का कोई हिसाब नहीं कि उसके इतना करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जमा हुए, उसका इंटरेस्ट और बाकी उसका क्या हुआ, और 30 साल होने को आए तो पता नहीं कितना पैसा जमा हो गया होगा। और किससे मांगा जा रहा है? उन सबसे मांगा जा रहा है जिनको धर्म के नाम पर अब मांगा जा रहा है, जिनको उनको मांगा जा रहा है जिनको मंदिरों में प्रवेश शायद मिले भी ना, उनकी जातिगत वजहों से। और मिलेगा भी तो अगर वहां पे वो पंडा पूछ लेगा गोत्र, उस हिसाब से वो ट्रीट करेगा। जैसा आपने देखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब इससे ऊपर कौन सी पोस्ट होगी उनसे। वो कहाँ का मंदिर था, वो उड़ीसा का मंदिर था, वो अरे कोई भी मंदिर हो, उड़ीसा का था, वहां पूछ लिया उनकी पत्नी से। तो जाहिर सी बात है धर्म बढ़िया चीज है, इस्तेमाल हर बार काम कर जाता है। तो ये पहचान जो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, ये प्रॉब्लम करती है। ठीक है, क्लियर है? विमेन एम्पावरमेंट ना हो जाने की वजह से लगभग 40% जो हमारे वोटर्स हैं, मैं 10% केवल लीनियंसी में मान ले रहा हूं कि वो समझदारी से वोट करती हैं, हालांकि 10% बहुत ज्यादा मैंने मार्जिन कर दिया, लेकिन फिर भी मान लेते हैं यार, बहुत पढ़ाई लिखाई हो ही गई है। तो 40% जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का डेमोक्रेसी से वो बाहर है। अगर 40% पॉपुलेशन बाहर है तो हम वी द पीपल ऑफ इंडिया और पब्लिक सॉवरेंटी की बात तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके व्यू का, उनके मत का उनको पता नहीं है। जब मत का पता नहीं है तो मतदान क्या करेंगे? और उसके पीछे एक सोल्यूशन के तौर पे आप देख सकते हैं विमेन एम्पावरमेंट। अगर हम करते हैं
तो 50% हम पॉपुलेशन को, उसमें हम मान ले रहे हैं 10% अब शायद सोच समझ के डिसीजन लेती हैं, तो कम से कम 40% या मोर देन 40% पॉपुलेशन को हम पब्लिक सॉवरेनिटी का पार्ट बना सकते हैं। चुनावी खर्च पे तो हम बात कर ही चुके हैं। तो ये मैटर है। तो जल्दी से ये सब लिख लिया, कुछ छूटा तो नहीं है? तो एक हेडिंग डालो, प्रॉब्लम्स इन प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, प्रॉब्लम्स इन प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। 5-7 प्रॉब्लम्स पे मैं बात कर ले रहा हूं, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको आप करंट अफेयर से या बाकी और चीजों से इनरिच करते रहना। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इन पर आप अपनी एक अलग समझ डेवलप करते रहना। मेन बात मैंने आपको बता दी है। प्रॉब्लम्स लिखो। पहली प्रॉब्लम क्या लिखेंगे सब कुछ समझने के बाद? कंक्लूड कर रहा हूं मैं सब इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को। लिखो पहला, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हितों का टकराव, वो मैं समझा ही चुका हूं किस किस तरह के हित टकरा रहे हैं। दूसरा, इलेक्शन। हाँ, अनुराग कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नेक्स्ट लिखो, लैक ऑफ सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। और बताओ, और क्या प्रॉब्लम देखते हो? इतनी सारी बातें हुई हैं, कुछ और भी बताओ। प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं हम, वो इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप आगे जब भी कुछ भी पढ़ें तो इसको कोरिलेट करें। बताओ और क्या प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी में? So lack of integrity in administration. लिख लो। करप्शन लिख लो। लैक ऑफ सेंसिबिलिटी, असंवेदनशीलता। लैक ऑफ सेंसिबिलिटी, SENSIBILITY, सेंसिबल होना। लैक ऑफ सेंसिबिलिटी, वो मैं आपको बता ही चुका हूं, पूरा का पूरा फॉर्मूला पूरा डिराइव कर सकते हैं आप। लैक ऑफ सेंसिबिलिटी से क्या होता है? अगर हम सेंसिबल नहीं हैं, संवेदनशील नहीं हैं, दुनिया में एक भी ऐसा समाज नहीं है जहां पर इक्वलिटी हो और सेंसिबिलिटी ना हो, या लैक ऑफ सेंसिबिलिटी हो और इक्वलिटी हो। ऐसा कभी नहीं होगा, ना हो सकता है। तो संवेदनशीलता के लिए समानता का होना जरूरी है, और किसी भी असंवेदनशील समाज में समानता नहीं पाई जा सकती, पाई ही नहीं जा सकती। तो हम भारत की प्रॉब्लम में क्या देखेंगे? लैक ऑफ सेंसिबिलिटी। तो जाहिर सी बात है फिर इक्वलिटी कभी आ ही नहीं सकती। मैं आपको समझा चुका हूं, इक्वल लोग एक दूसरे के लिए सेंसिबल होते हैं, होंगे ही, वरना वो इक्वलिटी टिकेगी ही नहीं। क्योंकि बहुत सिंपल समझो, अगर सवर्णों की सवर्ण संवेदनशील नहीं है तो सवर्ण बाकियों को अपने बराबर समझेंगे ही नहीं। कोई भी वर्ग, अभी खाली समझाने के लिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि जो वर्ग प्रभुत्व स्थापित करता है, हेजेमनी क्रिएट करता है, वही एडमिनिस्ट्रेशन में भी और वही गवर्नमेंट में भी होगा, और इन इंस्टीट्यूशंस पर उसी के जो वैल्यूज हैं वही वर्क करेंगे। और उसके वैल्यू कैसे हैं? शोषण करने वाले। तो जो शोषण कर रहा है, जो एक्सप्लॉइट कर रहा है, वही इन संस्थाओं पर काबिज है, वही चला रहा है, जो कि असंवेदनशील है, इनसेंसिटिव है, सेंसिबिलिटी है नहीं उसके अंदर। तो सशक्तिकरण या सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो पाएगा।
और हमेशा वो सोसाइटी स्टेटस कोइज्म का शिकार होगी। ये पूरा स्टेटमेंट समझ में आया? बताओ। यस सर। फिर से बताऊं या समझ गए? मैं कह रहा हूं कि जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी में लैक ऑफ सेंसिबिलिटी होगी, वो कभी भी इक्वल किसी को नहीं मानेगा, दूसरे वर्ग को। और वही जो इनसेंसिबल लोग हैं वही होंगे एडमिनिस्ट्रेशन में ही, में भी वही होंगे गवर्नमेंट में भी। तो सारे इंस्टीट्यूशन यही चलाएंगे, और वो इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं तो वैल्यूज भी वही चलेंगी। मैं कलेक्टर बनते ही ऐसा थोड़ी ना कि मैं बिल्कुल फीमेल और लोअर कास्ट और अदर रिलीजन और अदर लैंग्वेज के लिए लिबरल हो जाऊंगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। वो स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑन थोड़ा ना होता है। तो मैं अपने वैल्यूज के साथ ही पहुंचूंगा, और ये वैल्यूज जो है वो हेजेमनी वाले मेरे वैल्यूज हैं। तो जब मैं हेजेमनी वाले वैल्यू हैं, लैक ऑफ सेंसिबिलिटी है, तो मैं लोगों को कैपेबल करने के लिए काम नहीं करूंगा, मैं लोगों के एम्पावरमेंट के लिए काम नहीं करूंगा जो पीछे पीछे हैं। मैं कभी भी सोशल जस्टिस के लिए काम नहीं करूंगा, और कभी भी लक्ष्य जो हैं सोशल जस्टिस वाले एंड कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि मेरे फेवर में है कि स्टेटस कोइज्म यथास्थिति बनी रहे, वरना मेरी हेजिमनी खत्म हो जाएगी। तो ये बात मैंने कई बार समझा चुका हूं, फिर बता दिया। अगला पॉइंट लिखो प्रॉब्लम्स में, हिगेलियन, हिगेल HEGELIAN, हिगेलियन। हिगेल हम लोग पॉलिटिकल साइंस में, फिलॉसफी में, सब में पढ़ेंगे। फिलॉसफी में तो बहुत बड़ा रोल है इसका। तो हिगेल, हिगेल से बनकर आएगा एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब सारी पावर, मतलब ये डिसेंट्रलाइजेशन का उल्टा है समझ लो फिलहाल मोटे तौर पर। और उससे नाजिज्म क्रिएट होगा, और नाजिज्म का मतलब आप मोटे तौर पे मान लें हिटलर। तो लिखो इस पॉइंट को, हिगेलियन, या और कॉमा कर लो, हिगेलियन कॉमा कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हिगेलियन की वजह से आप क्या समझ पाए? उसको लगता है कि प्रिविलेज है उसके पास, और बाकी लोग कुछ नहीं है उसके आगे। समझदारी में, कैपेबिलिटी में। इसलिए देखो कितना इंटॉलरेंस होता है। आप किसी पुराने, अब तो नए लोग बहुत कंपेरेटिवली समझदार हो गए, किसी पुराने आदमी को समझाने, कुछ बात कहने की कोशिश करो, सुनता ही नहीं है वो, सुनेगा ही नहीं, मालूम है कि तुम बेवकूफ हो समझाने वाले, सारी समझ उसी के पास। ये हिगेलियन ब्यूरोक्रेसी का नेचर है कि श्रेष्ठता का भाव, सुपेरिटी का। तो अगेन वो अगर हम सेंसिबिलिटी को ठीक से समझ लेंगे तो उसमें आ जाएगा ये। बट पॉइंट के तौर पे लिख सकते हो, एक्सप्लेन के तौर पर, हिगेलियन कॉमा कॉलोनियल। कॉलोनियल समझ ही गए, ब्रिटिश पीरियड में जो ब्यूरोक्रेसी बनाई गई वो हिगेलियन प्रिंसिपल पे थी। इसका मेन काम था कंट्रोल करना। कंट्रोल हम हमेशा अपने से जूनियर और अपने से लोअर को करते हैं, वो ख्याल अभी तक है। अगला लिखो, लैक ऑफ इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। पिछले 20-25 सालों में अकाउंटेबिलिटी बनाने की कोशिश की गई है। RTI एक्ट पास हुआ, विसल ब्लोअर के लिए भी काम हुआ, कई जगह पे काम हुआ, बट फिर भी लैक है। तो लैक ऑफ इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। और क्या प्रॉब्लम देखते हो? तो ये सब आप टॉपिक कहीं देखो एग्जाम में, न्यूज़पेपर या करंट अफेयर में, तो थोड़ा सा, या किसी अच्छी कोई डिबेट हो रेडियो पे, रेडियो मैंने बताया 106.4, या आप उसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, कई बार बहुत अच्छे लोग डिबेट करते हैं, तो कुछ नई बातें आ जाती हैं। तो अगला लिखो, लैक ऑफ रोबस्ट ग्रीवेंस रिडर्सल सिस्टम। लैक ऑफ रोबस्ट ग्रीवेंस रिडर्सल सिस्टम। एक सही मायने में
शिकायत निवारण व्यवस्था का अभाव। तो मैं अगर आवाज उठाऊं भी, शिकायत में करना चाहूं, तो एक सिस्टम नहीं है। मैं अपनी जान माल घर बार बच्चों को स्टेक पे रख के तो मैं शिकायत नहीं करना चाहूंगा, और फिर कर दूं और उसका समाधान भी ना हो और केवल मेरी लाइफ और मेरे अपनों की लाइफ खतरे में आ जाए, तो ये तो समाधान नहीं करना चाहेगा कोई। तो एक पूरा सिस्टम होना चाहिए। तो इसका हमें अभाव है, ये लैक है, ये आप लिखेंगे। तो अब ये टॉपिक आपको कहीं मिल सकता है पढ़ते हुए किसी आर्टिकल में, उससे इनरिच करें। तो लैक ऑफ रोबस्ट ग्रीवेंस रिडर्सल सिस्टम। और छोटी मोटी बातें लिख लें, लिखें लैक ऑफ नॉर्म्स ऑफ ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्टी। मैं ऑनेस्ट हो जाऊं, डिसऑनेस्ट हो जाऊं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि पब्लिक मुझे बहुत पसंद करेगी और मेरा मेरा उसको, मुझे वही बात है, रिवार्ड और पनिशमेंट तो मनुष्यों को चाहिए ही होता है, वो दोनों का अभाव है। बेईमान हो जाऊं या ईमानदार हो जाऊं, जैसे मैंने आपको बताया था, ईआई के दौरान बताया कि एक आईपीएस बी है, पुलिस कप्तान बी है, वो क्या नाम बताया था, रामलाल और रहमान, दो सिपाहियों को वो चाहता है कि वो ऑनेस्ट हो जाएं। तो उसने ऑनेस्ट किया था ना अपने तरीके से, ईआई के तरीके से। यस सर। उनका सम्मान करवा दिया, अखबार में फोटो छप गया, अरे ये जिले के सबसे ईमानदार दो सिपाही हैं। अब वो बेचारा सिपाही किसी से रिश्वत मांग रहा है पब्लिक से, पब्लिक कह रही है अरे यार अभी तो तुम्हारा फोटो छपा था। मतलब मांग ही नहीं सकता। तो उसको कोई कंपनसेट करना चाहिए भाई, तुम उससे, वो केवल रिश्वत लेना जानता था, वही उसकी सुख था। अब आप उसको उससे बड़ा सुख दे रहे हैं कि लोग तुम्हें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। मोहल्ले में आप घुसे तो लगा कि अरे वाह, इसको तो पुलिस कप्तान ने रिकॉग्नाइज किया है, फोटो तो छपा है, खुद उसको माला पहनाई है। अब वो सिपाही अब अपने ड्यूटी आवर्स से कहीं ज्यादा और उससे ज्यादा लगन से काम करेगा, क्योंकि उसको एक दूसरा मोटिवेशन मिल गया है, जो कई बार ज्यादा काम करता है, बहुत काम करता है। दूसरी तरफ ये है, कुछ आता ही पता नहीं क्या फर्क पड़ जाएगा, पैसे लूं तब भी, ना लूं तब भी, तो ले ही लेता हूँ, ना लेने पर तो और दिक्कतें हैं, ले लेता हूँ। मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे वो दो लोग हैं, ऐसे ही आपने कहा कि हर थाने से हम दो दो लोग छांटेंगे। अब पूरे जिले में हर साल कोई 25 30 40 सिपाहियों के नाम, फोटो लग रहे हैं थाने के बाहर कि ये सबसे ईमानदार थाने में। और ऐसा 2 4 6 महीने हो गया, कर दिया आपने, तो लगभग सारे के फोटो लग गए। तो मतलब यही एक तरीका नहीं है। मैं कह रहा हूं कि लैक ऑफ ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी को हम फर्क करना और उसको रिवॉर्ड और वो करना भूल गए हैं, ये भी जरूरी है। ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के तौर पे देख सकते हैं। लास्ट में लिख लो, जो हर चीज के लास्ट में लिख ही सकते हैं, प्रॉब्लम इन वर्क कल्चर। जब भी गवर्नेंस की कोई दिक्कत हो तो ये तो फिक्स पॉइंट है, प्रॉब्लम इन वर्क कल्चर। तो जो भी 5 7 आपने लिखा है ये पॉइंट, ये मोर देन सफिशिएंट है। करना आपको ये है कि जब भी प्रश्न आएगा तो फुल लेंथ प्रश्न के साथ, खाली प्रोबेबिलिटी पे नहीं आएगा। खाली अब वो जमाने गए कि खाली लिख के आएगा कि व्हाट इज एथिक्स या व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, उसके साथ साथ कुछ और पूछ जुड़ी होगी क्वेश्चन का, और वो आप अपनी करंट अफेयर और बाकी इन चीजों की समझ से सेटिस्फाई कर पाएंगे आंसर को। तो ये थी आपकी प्रोबेबिलिटी। फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, पूछो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी बात पूछ